हेलो एवरीबॉडी। आज से हम इस चैनल पे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी सीरीज में हम सारे कंसेप्ट्स एक्सरसाइज ध्यान से देखेंगे, उन्हें समझेंगे, साथ ही एग्जांपल्स को भी देखेंगे। और हम इसी तरह से चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 चैप्टर 3 इसी तरह से हम पूरी बुक को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन यही है कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो जो भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आपने किस तरह के नंबर पढ़े हैं? सबसे पहले तो आपने इंटीजर्स पढ़े हैं। इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं? दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये भी रियल नंबर है। अच्छा, दूसरे तरह के रियल नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो कि रेशनल और इरेशनल, ये नंबर भी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ये हमने क्लास 9th में देखे थे, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। और जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स के अगर आपको कुछ याद हो तो हमने √2, √5 इस तरह के कुछ नंबर्स देखे थे जो कि किस तरह की कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल। लेकिन रेशनल और इरेशनल दोनों ही रियल नंबर्स है। अच्छा, तीसरे तरह के रियल नंबर्स हो सकते हैं जैसे कि फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/5, ये भी एक रियल नंबर है। इसके अलावा रियल नंबर्स में कौन कौन आ सकता है? डेसिमल वाले नंबर भी रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल 1.2, 1.5, ये सभी रियल नंबर है। तो हमने अभी तक देखा है कि रियल नंबर क्या क्या होते हैं। रियल नंबर में इंटीजर्स आ सकते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के हो सकते हैं। सेकंड, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं। रेशनल नंबर वो कि जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। डेसिमल हम सभी को पता है। तो ये हमने पढ़ी अभी तक रियल नंबर की डेफिनेशन। अब रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम जो दूसरा कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है? ये सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। किन्हीं नंबर्स की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। अब इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि कोई भी नंबर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए है, वो किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर बी से अगर डिवाइड किया जाएगा तो एक रिमाइंडर बचता है। वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर। और लेट से हम उससे कह सकते हैं आर। यानी कि जो भी अभी तक हमने डिवीजन पढ़ा था बचपन में, ये वही चीज़ है। कोई पॉजिटिव नंबर ए है, उसको हम बी से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आर बच सकता है। ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसका यूज़ क्या होता है? यहाँ मैं लिखता हूँ इसका यूज़। ये एचसीएफ वगैरह कैलकुलेट करने में काम आता है। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद में इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम पढ़ने वाला है। इसका स्टेटमेंट हम बाद में समझेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस स्टेटमेंट को बाद में समझेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ये क्या काम आती है। जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखा था अभी ऊपर कि ये डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिविजिबिलिटी से। लेकिन जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। सेकेंड थिंग,
ये क्या काम कर, ये इसका यूज़ क्या है, इसे हम कहाँ पे काम में ले सकते हैं। सबसे पहला तो किसी भी नंबर की इरेशनलिटी अगर हमको फाइंड करनी है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ ले सकते हैं। अब ये इरेशनलिटी क्या है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसा नाम से पता चल रहा है इरेशनल, यहाँ पे कुछ ना कुछ इरेशनल नंबर्स की बात होगी, ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सेकंड, ये डेसिमल एक्सपेंशन में भी यूज़ होती है। अब इसके यूज़ देखेंगे हम, उससे पहले हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, इसका थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, आप लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है, ये भी हमने क्लास 9 में पढ़ लिया है वैसे। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जिसका फैक्टर हम कर सकते हैं। और फैक्टर क्या होता है, ये भी अपने बचपन में पढ़ा था हम, किसी नंबर का फॉर एग्जांपल 6 है, इसका हम फैक्टर करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से। यहाँ पे 3, फिर 3, यानी कि इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 और 3 इसके फैक्टर्स हुए 6 के। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं, या फिर हम उसे कहें कि ऐसा नंबर जो वन और वो नंबर खुद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 6 लिया, तो वन और नंबर खुद इसके अलावा भी जिन जो अदर नंबर से डिवाइड हो सकता है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसी एग्जांपल में अगर देखें तो 1, 6 और 2 और 3, यानी कि 6 जो एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 5 किस किस से डिविजिबल होगा, सिर्फ 5 से ही होगा। यानी कि 5 का जो फैक्टर अगर हम करें तो 1 और 5, इसके अलावा कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने अभी तक कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा है। कंपोजिट नंबर, अब वापस से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम वेक्टर कर सकते हैं उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, जैसा कि हमने यहाँ पे भी किया। इस एग्जांपल में अगर देखें हम, ये कंपोजिट नंबर था 6, कंपोजिट नंबर था हमारा 6। हमने इसे क्या किया, एक बार वो वापस समझाता हूँ। इस 6 को हमने क्या किया, इसके जो प्राइम नंबर्स है उनके प्रोडक्ट में इसे हमने तोड़ दिए। फॉर एग्जांपल इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, 2 और 3। 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि एक कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर करके, ये हमने कौन सी प्रोसेस की यहाँ पे, फैक्टर्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। यानी कि हमने फैक्टराइजेशन की प्रोसेस से किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया, एक तरह से हमने इसे ब्रेक कर लिया। ये इस जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसका मीनिंग होता है। अच्छा, एक और यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच प्राइम फैक्टर्स अकर। ये कैसा होता है, यूनिक होता है। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे देखा है इसका प्रोडक्ट, ये हमेशा यूनिक होगा। हाँ, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते 3 into 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 into 2 और 2 into 3 तो एक ही बात है। यानी कि इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हर नंबर के लिए क्या होगा, यूनिक होगा। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले रियल नंबर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, उसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा देखी थी। वैसे पहले कुछ सालों तक यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड एक एक्सरसाइज वन हुआ करती थी। अब वो जो नई बुक है उसमें से हटा दी गई है, एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो अब हटा दी गई है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड हमारे पास में भी कोई क्वेश्चंस नहीं है। हम जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में देखेंगे वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर ही देखेंगे, जो कि अब की बार से एक्सरसाइज 1.1 कर दी गई है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस, और सीधा सीधा जो है हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से 1 पर जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट में समझ अच्छी हो जाए।
ये एग्जाम्पल वन जो है आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। दिया हुआ है प्रॉब्लम में, कंसिडर द एग्जाम नंबर 4 रेज टू पावर 9। एक नंबर हमको दिया है 4 रेज टू पावर 9। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। एन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स भी वैसे आपको पता होगा, जो नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा जो होते हैं ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, यानी कि एन की पावर कुछ भी हो सकती है इनमें से। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 4 रेज टू पावर एन एंड्स विद ए डिजिट 0। अब सबसे पहली बात तो ये हमें पता करनी है कि एन की किस वैल्यू पर इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो गया। अब ये कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो हमें दिया 4 रेज टू पावर एन, तो हम इस 4 रेज टू पावर एन को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करना मतलब फैक्टर्स करेंगे। हमें पता है 4 के फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं बचपन में। 2 यहाँ पर, फिर 2 और 1, यानी कि हम 4 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे और आसान तरीके से अगर लिखें तो ये क्या हो गया? 2 रेज टू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया। अब हम प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 4 रेज टू पावर एन। तो अगर हमें यहाँ पे 4 बराबर 2 स्क्वायर था, अगर हमें यहाँ पे 4 रेज टू पावर एन चाहिए तो 2 के स्क्वायर के ऊपर भी हमें एक और पावर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, हमें पता है यूनिट डिजिट 0 कैसे बनता है, जब पीछे 0 आए। और 0 कब आता है? जब 2 का 5 से मल्टीप्लीकेशन हो। इसी तरह से 0 बनता है अगर 100 हम लिख रहे हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 10 लिखेंगे। और इस 10 को भी हम फर्दर 2 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि जब भी हमें यूनिट डिजिट 0 बनाना है, 2 और 5 दोनों एक साथ आने होंगे। अब हम जिस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर से, यहाँ पे 5 नहीं है। अगर 5 यहाँ पर नहीं है तो 10 भी नहीं बन सकता। यानी कि हमने ये चेक किया है कि 4 रेज टू पावर एन का यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। 4 रेज टू पावर का यूनिट डिजिट कभी भी 0 नॉट पॉसिबल। यानी कि एन की कोई भी वैल्यू पर 4 रेज टू पावर एन का यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये एग्जांपल हमने समझा। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, ये भी आपकी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। इस एग्जांपल में हमें एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ में समझना है। सबसे पहले तो दिया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी तक हम करते हैं उसे ही कहते हैं। जैसे कि 6 है, 6 से प्राइम फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले ऐसा सबसे छोटा नंबर लेना है जो 6, जिसकी टेबल में 6 आता हो। तो ऐसा छोटा नंबर 2 है, 2 3 ज़ा 6। हम क्वेश्चन जो होता है उसे यहाँ पे लिखेंगे 2 3 ज़ा 6, और हमेशा ये पूरा पूरा डिवाइड होगा उसी नंबर को हम यहाँ पर एज ए फैक्टर लेते हैं 3। अब 3 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3, और जो रिमाइंडर बचा वो 1। यानी कि हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ऐसे हम 20 के फैक्टर करते हैं। 20 सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसकी टेबल में आ रहा है वो है 2। कितनी बार? 2 10 20। इसके बाद में हम 10 को ब्रेक करेंगे, ये भी 2 की टेबल में आ रहा है 5 टाइम्स। और 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 की टेबल में आता है। यानी कि 20 के भी हमने फैक्टर्स कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैं इसे एक बार और वापस से लिख लेता हूँ। ये फैक्टर्स मैंने वापस से लिख लिए। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो कॉमन डिजिट दोनों में आ रहा है, कॉमन नंबर जो दोनों में आ रहा है, उसे इस तरह से गोला बनाना है। अब हम देखते हैं, अब इन दोनों 2 की जगह हम एक ही 2 लिखेंगे, एक ही 2 लिखेंगे। और जो रेस्ट नंबर है, जो जैसे कि 3 2 5, इन्हें हम एज इट इज लिख लेंगे। तो 2 यहाँ, इन 2 और 2 से एक 2 आया, एक 3 यहाँ से आएगा, ये 2 यहाँ से आएगा, और ये 5 यहाँ से एज इट इज आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें
2 3 से 6, 6 2 जो 12, 12 5 जो 60। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। एचसीएफ के लिए भी मैं इन दोनों फैक्टर्स को वापस से लिखता हूँ। अब हमने एलसीएम में यहाँ पर कॉमन नंबर देखे थे दोनों में, उसके जो अलावा थे ये हमने उसे, ये जो कॉमन था 2, दोनों में से एक 2 बना था। 3 2 और 5 कॉमन नहीं थे, इसलिए ने डायरेक्ट लिख लिया था। एचसीएफ में हमें सिर्फ एक कॉमन नंबर देखना है जो कि है 2, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि हमने इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल को सोल्व किया टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हमने 6 और 20 के फैक्टर्स किए। इन फैक्टर्स को हमने इस तरह से लिख के एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। एलसीएम आया है 60 और एचसीएफ आया है 2। तो हमने 2 एग्जांपल्स भी देखे और कंसेप्ट भी आज सीखे। इसके आगे से जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 होगी वो हम अलग अलग वीडियोस में करेंगे, जिससे कि आपको एक साथ देखने में प्रॉब्लम नहीं आए, और छोटे छोटे लेक्चर्स करेंगे तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। और इन्हीं कंसेप्ट को एक बार और आप वापस से देखें और लिखें अपनी कॉपी में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इन्हें जब आप सीख लेंगे तो आगे धीरे धीरे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक्सरसाइज 1 का एक क्वेश्चन है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।